आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक बार फिर से देश के गौरव शुभांशु शुक्ला की भी है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के बाद धरती पर लौटने पर अपने परिवार से पहली मुलाकात की। इस दौरान वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिले, उन्हें गले लगाया। साथ ही सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि लौटकर परिवार से मिलना सुखद है क्योंकि वो करीब 2 महीने से क्वारंटीन थे। शुभांशु के मुताबिक इस दौरान परिवार उन्हें दूर से ही देख सकता था। यहाँ तक कि क्वारंटीन के समय बच्चा कई बार करीब से मिलने की जिद भी करता था। यूपी के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन सुर्खियों में आ गईं। दरअसल उन्होंने सरसावा इलाके के एक कांवड़ शिविर में कांवड़ियों की सेवा की। उन्हें खुद अपने हाथों से खाना परोसा। साथ ही इकरा हसन ने उनका हालचाल पूछा। इस मौके पर इकरा ने कहा कि उन्होंने यहाँ धर्म नहीं मानवता देखी। अपने फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर मशहूर हुए बिहार के बगहा के राजा यादव से मिलने के लिए अमेरिका से फिटनेस कोच मरविन अची भी भारत पहुंचे। इस दौरान राजा यादव और गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मर्चिन अची ने बताया कि वो राजा यादव की फिटनेस देखकर हैरान रह गए। ऐसे में वो यहाँ आकर उनसे मिलना चाहते थे। अब यहाँ आकर उन्हें काफी खुशी हुई। वहीं राजा यादव ने कहा कि उनके लिए ये किसी सपने जैसा है। अमेरिका के मशहूर फिटनेस कोच सिर्फ उनसे मिलने यहाँ आए हैं। तो भैया मुझे और यहाँ के सारे नागरिकों को और सारे जो यूथ है उनको काफ़ी खुशी हुई है इस पल को अनुभव करते हुए। मुझे भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा है और मुझसे जितना हुआ उतना मैं इनके स्वागत में अपना दमखम लगाया। रेलवे ने देशवासियों को एक और अच्छी खबर दी। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल देश के ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए। इस परियोजना के तहत करीब 52 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकती हैं। अब जल्द ही पीएम मोदी इस लाइन का उद्घाटन करेंगे, यानी ट्रेन से भी मिजोरम के मनोरम पहाड़ों की सैर की जा सकेगी। टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली एक बार फिर से चर्चा में आ गए। उन्होंने रैंकिंग में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल वो ताज़ा टी20 रैंकिंग में 900 रेटिंग अंकों के पार पहुंच गए। उन्होंने 909 अंक हासिल किए। इस उपलब्धि के साथ ही कोहली अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में 900 से अधिक रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले और इकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली पहले ही टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में 900 से अधिक रेटिंग अंक हासिल कर चुके हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में वन विभाग के अधिकारी अरुण एक बंदर के बच्चे के लिए देवदूत साबित हुए। दरअसल जब वो पोनमुड़ी की गोल्डन वैली चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर थे तभी एक बंदर को बिजली की तार से झटका लगा। ये देखकर अरुण ने नन्हे बंदर को अपनी गोद में लिया और उसकी छाती पर थोड़ा थोड़ा दबाना शुरू कर दिया। इसके बाद बंदर को होश आया, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया, जहाँ इस बंदर की माँ दौड़ते हुए आई और अपने बच्चे को गले लगाकर जंगल में ले गई। न्यूज पथ में अब बात करते हैं धरती के देवदूतों की। बरसात के इस मौसम में नदी नाले पानी से लबालब हैं। ऐसे में कुछ जगह लोग बेहद मुश्किल में भी फंस जा रहे हैं, लेकिन धरती के देवदूत उन्हें उस मुश्किल से सुरक्षित बाहर भी निकाल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं धरती के उन देवदूतों की जो कि पानी में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में एक नदी में पानी के बढ़ने से 3 लोग फंस कर रह गए थे, जिनके लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। तो महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक के लिए पर्यटकों ने देवदूतों की भूमिका निभाई। ये युवक पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ था, जिनकी कुछ पर्यटकों ने मिलकर जान बचाई। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर यूपी से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक में बादल झमाझम बरस रहे हैं। भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के चलते कई जगह लोग मुश्किल में फंसकर भी रह जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए राहत और बचाव दल हमेशा तैयार रहता है। वो कितनी तेजी से एक्शन में आकर रेस्क्यू को अंजाम देता है, इसकी तो खास तस्वीरें सामने आई हैं।
उत्तराखंड के देहरादून की ये तस्वीर देखिए। इसमें 3 लोगों को आप साफ साफ देख सकते हैं जो पानी के बीच घिरे हुए हैं। देहरादून में स्वारना नदी का जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव के चलते ये तीनों लोग फंस कर रह गए थे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहराने लगा था, जिसके चलते फंसे हुए तीनों ही लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। इसी बीच देहरादून आपदा नियंत्रण कक्ष से झाझरा स्थित 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ को स्वारना नदी में फंसे लोगों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद आनंद फानंद में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। जेसीबी मशीन समेत पूरे साजो सामान के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम नदी में उतर गई और फिर शुरू हुई तीनों लोगों को पानी से बाहर निकालने की मशक्कत। पानी का तेज बहाव जहाँ था उसके एक पार टापू जैसी जगह पर तीनों लोग फंसे पड़े थे, तो दूसरी ओर एनडीआरएफ के जवान उन्हें बचाने की कवायद में जुटे रहे। रोप दो, रोप फंसे हुए लोगों की तरफ जवानों ने रस्सी फेंकी और फिर तीनों को उसी रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस तरह एनडीआरएफ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। रेस्क्यू किए गए तीनों लोगों की पहचान सूरज पोखरियाल, साहिल पवार और अर्जुन अधिकारी के रूप में हुई, जिन्होंने रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद दिया। अब जिंदगी बचाने की जंग की ये दूसरी तस्वीर देखिए जो महाराष्ट्र के पुणे से आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है। दरअसल जुन्नर तालुका में मौजूद कालू झरने के पास इस व्यक्ति का पांव फिसल गया और ये झरने में जा गिरा। ये किसी तरह खुद को बचाने के कवायद में जुटा रहा, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते उसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इसी बीच कुछ पर्यटकों की नजर पानी में फंसे व्यक्ति पर पड़ी और फिर उन्होंने उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। स्कार्फ और कंबल से कुछ युवकों ने रस्सी बनाई और फिर उसे पानी में फंसे व्यक्ति की ओर फेंका। हालांकि शुरुआती प्रयास में रस्सी उस तक नहीं पहुंच पाई। बाद में रेस्क्यू में जुटे युवक रस्सी को पानी में फंसे व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब रहे। तेरे पास आया तो पकड़, वैसे मत पकड़। और फिर रस्सी के सहारे झरने में फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी मिली। शांति से भाई, शांति से पकड़ना है रे। पकड़ ले। देहरादून से अंकित शर्मा और पुणे से स्मिता रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में अब आस्था के साथ जुड़ेगा एक और इतिहास। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। किसानों के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए। इसमें 6 साल के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी गई। ये योजना 100 जिलों में लागू होगी। इसमें खेती में सुधार के लिए काम होगा, जिस पर करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में अब आस्था के साथ एक और इतिहास जुड़ेगा। दरअसल यहाँ अस्थायी मंदिर का इतिहास अब चित्रों, ऐतिहासिक अभिलेखों और डिजिटल माध्यमों के जरिए स्थायी स्मृति के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए अस्थायी मंदिर को सागौन की लकड़ियों से बनाया जाएगा। ये उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से लाई जा रही हैं। यानी अयोध्या में रामलला के स्थायी मंदिर की भव्यता के साथ अब श्रद्धालु उस संघर्षपूर्ण यात्रा को भी देख पाएंगे जो मंदिर आंदोलन की आत्मा है। कैसे विषम परिस्थितियों में रामलला टेंट में रहे, ये सब अस्थायी मंदिर में दिखाया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। स्वामी यशवीर जी महाराज और उनके सहयोगियों ने ये पहल की। इस दौरान हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का इस तरह स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर शंकर भगवान के जयकारे भी लगाए गए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी कांवड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन इसमें एक और खास बात ये रही कि इस स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल रहे। उन्होंने सद्भावना कैंप के पास कांवड़ियों पर फूल बरसाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नई टेस्ला कार चलाते नजर आए। दरअसल उन्होंने विधान भवन के बाहर इसकी टेस्ट ड्राइव ली। एक दिन पहले ही टेस्ला ने भारत में अपना पहला आधिकारिक शोरूम खोला है। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं सावन की। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि है और उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने का उत्तम मास सावन का माना गया है। मान्यता है कि पूरे वर्ष आप जो पूजा करते हैं उसमें जो फल की प्राप्ति आपको होती है वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है।
हालांकि सावन मास के सोमवार की पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन सावन मास का हर दिन ही विशेष है, इसलिए हर तरफ अद्भुत छटा दिखाई पड़ रही है। कांवड़ यात्रा में अलग अलग तरह के भव्य और विशाल कांवड़ के दर्शन हो रहे हैं और शिव भक्त तो अपनी धुन में मगन दिख ही रहे हैं। अपार आस्था के दर्शन होते हैं। ये तस्वीरें उसी को प्रदर्शित कर रही हैं। जगह जगह कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्तिमय संगीत पर महादेव और पार्वती के रूप में शिव भक्त झूम झूम कर सावन के इस महीने को यादगार बनाने में जुटे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान कर पवित्र जल लेकर कांवड़ियों के अपने गंतव्य की ओर वापसी में एक से बढ़कर एक झांकियां और कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। राम मंदिर कांवड़, केदारनाथ कांवड़, शिव पार्वती की कांवड़, कलश कांवड़, रथ कांवड़, मैराथन कांवड़, पैदल कांवड़ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कांवड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि कांवड़ बनवाई जाए इसके लिए। केदारनाथ की पहली बार है। पहले हम दूसरे तरह की ले जाते थे, इसी तरह की झांकी वाली। ये पहली बार बनवाई है। केदारनाथ का अच्छा लगा ये मंदिर, इसलिए मन में था। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये कांवड़िए कितना जतन कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। देश के अलग अलग जगहों से हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों का शिव भक्ति को लेकर जोश देखते ही बन रहा है। हम बस कांवड़ ले जाते, भोले बाबा को पसंद करते, हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी। कोई विशेष प्रेरणा है इसको लेके? कोई विशेष प्रेरणा हमारे मन में भोला बसता है, हम भोले के मन में बसते हैं। ये महाकाल मैराथन कांवड़ यात्रा के नाम से हम कांवड़ और झांकियों में शिव पार्वती की भक्ति गीतों पर नृत्य का लोग भी खूब आनंद उठा रहे हैं। अब ये कांवड़िए अपने गंतव्य पर पहुंचकर अपने पास के शिवालयों में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने हरिद्वार से निकल पड़े हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों का पुलिस भी फूल बरसाकर, माला पहनाकर शानदार स्वागत कर रही है। इससे शिव भक्तों का जोश और हाई दिख रहा है। देश ही नहीं, सावन का महीना विदेश से भी शिव भक्तों को खींच लाता है। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले ये रघुवीर हैं, जो दुबई में बतौर ड्राइवर काम करते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव भक्त रघुवीर खुद को दुबई में रोक नहीं पाए और देश पहुंचकर कांवड़ लेकर चल पड़े। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ के साथ रघुवीर बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो कांवड़ यात्रा के लिए ही विशेष रूप से दुबई से आए हैं और भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के बाद फिर लौट जाएंगे। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और इस महीने के सोमवार को उनकी भक्ति और पूजा अर्चना का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन हर दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त उनकी पूजा अर्चना में लीन दिख रहे हैं। अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन के महीने में हर दिन इसी तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना और जल अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर का पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये क्षीरेश्वरनाथ जी हैं, इसका राजा मानधाता ने स्थापना किया पूजा पाठ करने के लिए। राम जन्म नजदीक था ना, है ना, यह पूजा करने के लिए। और वो पूजा करते दशरथ जी ने अभिषेक किया पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर, तो तब से चल रहा पूजा है। और ये सावन महीना इससे विशेष महत्व है कि सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। हलाहल बीज जब निकला, शंकर जी ने बीज को पान किए, वो वही जब गर्मी लगा लोगों ने जल चढ़ाना शुरू की, जल और बेलपत्र। इसीलिए सावन का विशेष महत्व है जल चढ़ाने का। शंकर जी प्रसन्न होते हैं सावन में, जो भी कोई जल चढ़ावे। इस समय चारों ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। बाबा की नगरी बैद्यनाथ धाम की छटा भी इन दिनों देखते ही बन रही है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के कांवड़ लेकर कांवड़िए पहुँच रहे हैं। यहाँ कांवड़िया पथ पर ट्रांसजेंडर समुदाय ने कांवड़ियों के लिए विशेष शिविर की व्यवस्था की है, जहाँ कांवड़ लेकर पहुँच रहे शिव भक्तों के लिए खाने पीने तक की व्यवस्था है।
इस शिविर में हर दिन भजन कीर्तन और हवन हो रहा है। बात ये है कि जो 105 किलोमीटर चल के आते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे व्यवस्था रखे हैं। मेडिकल से जुड़ी समस्या के लिए व्यवस्था है, फल, शरबत, जूस, सब चीज़ का व्यवस्था रखे हुए हैं। बाबा बैद्यनाथ की महिमा को लेकर यहाँ दूर दूर से लोग देवघर पहुँचते हैं। मान्यता है कि बाबा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में अपनी उपस्थिति लगाने के लिए बिहार के दरभंगा से भी हर दिन शिव भक्त जा रहे हैं। इनके लिए कांवड़ आस्था का प्रतीक है तो बाबा धाम सच्चा दरबार। 2004 में सांप काट लिया था, हम 3 महीने बाद मर के जिंदा हुए। सभी ने, कई एक आदमी ने मान दिया कि जब जिंदा हो जाएगा, अगर ठीक हो जाएगा तो ये बाबा से के पास जाएंगे। तो हम 3 महीने बाद फिर से जिंदा हो गए। उसी तब से लेके आज तक जा नहीं पाए, लेकिन अब 2 साल से उनके प्रति जो भक्ति का प्रेरणा जगी है उसके वजह से उनके पास जा रहे हैं 2 साल से। बाबा के दरबार में वैसे ही गाड़ी से या बस द्वारा, ट्रेन द्वारा बहुत बार गए थे, उनकी महिमा को जाने पहचाने, लेकिन कामर का महात्म्य समझे और उनकी जो था उसे हमको प्रेरणा मिली, तब मैं कामर लेकर जाना शुरू कर दिया। आस्था और विश्वास की ये यात्रा अभी जारी है, जिसमें अभी और भी कई विशेष रंग देखने को मिलेंगे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का महीना है और हर कोई महादेव की भक्ति में लीन है। अलग अलग शहरों से शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है और गंगा की लहरों ने संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का अभिषेक किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सावन के महीने में संगम नगरी प्रयागराज में गंगा की धारा रुद्र अवतार वीर बजरंगी का अभिषेक करने पहुंची। जैसे ही गंगा जल का प्रवेश मंदिर में हुआ, जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और ये नगर कोतवाल को कहा जाता है और मां गंगा आज इस लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गई हैं और मां का यहाँ पर घंट घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, आरती की गई है। सबसे पहले साधु संतों और मंदिर के पुजारी ने मां गंगा की स्तुति की। दूध, फूल और पंचामृत से गंगा मैया का पूजन किया। इस दौरान निरंतर शिव का डमरू बजता रहा। शिव का डमरू बजा और भक्तों ने मंगल गीत गाए। वेद मंत्रों की गूंजती ध्वनि के बीच ये दिव्य नजारा देख भक्त भाव विभोर हो गए। कहते हैं प्रयागराज में जब गंगा की उपंती लहरें किनारों को छोड़ आगे निकल जाती हैं, तो लोग परेशान नहीं होते, बल्कि लेटे हुए हनुमान मंदिर में गंगा मैया के पधारने का उत्सव मनाते हैं। अनुभव आज हुआ है, माँ गंगा ने अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराया है। ये प्रयाग की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज माँ गंगा ने किया है। माँ गंगा और जब हनुमान जी का मिलन होता है तो निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर एक नई चेतना का जागरण होता है, खुशहाली होती है, आनंद होता है। इस खुशी में मंदिर परिसर में रामचरितमानस का पाठ हुआ, गंगा स्तोत्र गाया गया, सुंदरकांड की चौपाइयां गूंजती रही। तो हमारे लिए ये हर्षोल्लास का समय है, जिसमें आज हम हनुमान जी महाराज अभी शयन मुद्रा में चले गए हैं। अब एक समय जब हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी तब तो हनुमान जी जागेंगे। स्वागत किया गया है मां गंगा, स्वागत किया गया है, सुंदरकांड किया गया, श्री सूक्त किया गया है, रुद्र सूक्त किया गया, सुंदरकांड से लेकर हनुमान चालीसाएं की गई है। यहाँ पर गर्भगृह में गंगा स्नान से पहले बजरंग बली का श्रृंगार हुआ, उनको शयन करवाया गया। अब जब तक यहाँ जल रहेगा तब तक भक्त मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे, यानी इस अवधि में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होंगी, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 64 अंक ऊपर 82,634 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 16 अंक बढ़कर 25,212 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 500 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,870 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,11,000 रुपए पर आ गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 18 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 94 पैसे हो गई। अमेरिकी कार कंपनी जीप ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर एसयूवी जीप कंपास और जीप मेरिडियन का ट्रेल एडिशन लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। जीप कंपास ट्रेल एडिशन की शुरुआती कीमत करीब 25.5 लाख रुपए, तो वहीं जीप मेरिडियन के ट्रेल एडिशन की शुरुआती कीमत 31.25 लाख रुपए रखी गई है। लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW कल यानी गुरुवार को भारतीय बाजार में अपनी नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को लॉन्च कर सकती है। कहा जा रहा है कि कंपनी इसमें कई नए दमदार और स्मार्ट फीचर्स को शामिल कर सकती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कीमत 50 लाख रुपए तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कोल्हापुरी चप्पलों की, जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह बनी है इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा। आपको बता दें कि कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन की नकल करने की आलोचना के बाद फुटवेयर की इंटरनेशनल ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल उद्योग के साथ जुड़ने की इच्छा जताई। इटली से आई प्राडा की 6 सदस्यीय टीम ने कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष ललित गांधी के नेतृत्व में इटली से आई प्राडा टीम ने कोल्हापुर का दौरा किया। प्राडा के प्रतिनिधियों ने कोल्हापुर पहुंचकर कोल्हापुरी चप्पलों के पारंपरिक हुनर को बेहतर तरीके से समझा और कारीगरों के हुनर को करीब से समझने के बाद उन्हें सही पहचान दिलाने का वादा किया। और प्राडा ने माना कि उसने कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरणा लेकर ही अपने ब्रांड के तहत डिजाइन लॉन्च की थी। प्राडा ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की भी घोषणा की है। दरअसल इटली के मशहूर मिलान फैशन वीक में लग्जरी कंपनी प्राडा के समर कलेक्शन में मॉडल्स कोल्हापुरी चप्पल पहने नजर आए। इस इवेंट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों की नजरें रैंप वॉक करते मॉडल्स के पैरों में दिख रही कोल्हापुरी चप्पलों पर गई। फैशन शो फॉलो करने वालों ने चमड़े वाली कोल्हापुरी चप्पल को तुरंत पहचान लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मॉडल्स की कोल्हापुरी चप्पल पहने फोटो शेयर की जाने लगी और कंपनी को ट्रोल किया गया। लोगों ने हैरानी जताई कि इतनी बड़ी कंपनी ने कहीं भी ना तो इसका जिक्र किया और ना ही क्रेडिट दिया कि ये चप्पलें भारतीय पहनावे से प्रेरित है। गौर करने वाली बात यह है कि इटली की कंपनी कोल्हापुरी चप्पल को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत में बेच रही है, जबकि भारतीय बाजार में इसकी कीमत 500 से 6,000 रुपए तक होती है। भारत में करीब 800 साल से बन रही कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन को दुनिया भर में जाना जाता है। इस बात को जानते हुए भी इटली की फैशन कंपनी प्राडा ने खुलेआम इसके डिजाइन को चुराकर अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। चमड़े वाली कोल्हापुरी चप्पलों के हाथ से इन्हें बनाया जाता है। एक जोड़ी चप्पल को बनाने में 3 से 15 दिन का समय लगता है। सबसे पहले चमड़े को सुखाया जाता है, फिर इसे सब्जी के रंगों से प्राकृतिक तरीके से रंगा जाता है, फिर चमड़े को काटकर इसे डिजाइन किया जाता है और आखिर में हाथों से सिलकर चप्पल को फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर समेत सांगली, सतारा और सोलापुर के साथ ही कर्नाटक में हस्तनिर्मित की जाती है और भारत की कोल्हापुरी चप्पल को साल 2019 में ही GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। बता दें कि कारीगरों ने मुआवजे की मांग की तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद प्राडा और कारीगर संगठनों के बीच सहयोग की मांग की गई। वहीं अब प्राडा की टीम ने कोल्हापुर के कारीगरों से मुलाकात की है और कोल्हापुर के कारीगरों की इच्छा है कि इन चप्पलों को विश्व के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जा सके। इस पर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं।
के मिलान के एग्जीबिशन में जब कोल्हापुरी चप्पल का प्रदर्शन बिना नाम से हुआ, जिससे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक विवाद तैयार हुआ था कि इतने बड़े ब्रांड छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे कारीगरों के कला को कैसे मार्केट में बिना परमिशन लाते हैं। तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्राडा से संवाद स्थापित किया था और उन्हें कहा था कि ये कोल्हापुर के कारीगरों की कला है, इसका एक्नॉलेजमेंट उन्होंने करना चाहिए, इसका क्रेडिट कोल्हापुर के कारीगरों को मिलना चाहिए। प्राडा ने स्वीकार किया लिखित रूप में कि ये कोल्हापुरी चप्पल है, ये भारत की कला है और हम इसका सम्मान करेंगे और कमर्शियल लॉन्च के पहले विश्व के सभी माध्यमों में इसे कोल्हापुरी चप्पल के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा प्राडा ने स्वीकार किया। उसके बाद महाराष्ट्र चैम्बर के साथ उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई, उसमें प्राडा के शीर्ष अधिकारी, शीर्ष सभी उन्होंने चेयरमैन, कॉर्पोरेट हेड सभी सम्मिलित हुए थे और उन्होंने उनकी टेक्निकल टीम कोल्हापुर आएगी ऐसा कहा था। और आज प्राडा की टेक्निकल टीम, उनके कॉर्पोरेट टेक्निकल हेड, शू डिपार्टमेंट, फुटवेयर डिवीजन, फुटवेयर डिजाइनिंग के हेड, ये सारे 6 लोग इटली से आज सीधा कोल्हापुर यहाँ आए हैं और यहाँ के कारीगरों के जो उत्पादन प्रक्रिया है वो समझ के उनके प्राडा की जो अपेक्षा है क्वालिटी के संदर्भ में उसके बारे में चर्चा करके ये इनका सारा रिपोर्ट जाने के बाद प्राडा की अगली बिजनेस टीम महाराष्ट्र में मुलाकात करेगी। वहीं इस मुद्दे पर हमने कोल्हापुरी चप्पल के मार्केट में कुछ दुकानदारों से भी बात की और उनकी राय जानी। जो प्राडा की टीम कोल्हापुर में आई थी, उन्होंने कोल्हापुर के कारखानों में भेंट दी, वो कोल्हापुरी चप्पल कैसे तैयार होती है वो उन्होंने सब देखा है और आज वो कोल्हापुर के सबसे बड़े मार्केट में वो दुकान देखने आई थी, जो कोल्हापुरी कहाँ कैसे बेची जाती है, जहाँ कोल्हापुरी चप्पल बेचते हैं वो मार्केट में जहाँ कोल्हापुरी चप्पल बेचते हैं वो मार्केट में देखने आई थी। तो उस मार्केट में हमने हमारे लेदर बैग जो कंडक्टर या पेट्रोल पंप पर यूज़ की जाती है या फिर कैश रखने के लिए यूज़ कर लीजिए, ऑथेंटिक लेदर बैग वो देख के आए थे, उनको बहुत वो पसंद आई। और हमारी कोल्हापुर की खासियत कापसी चप्पल, वो सबसे दुनिया में सबसे 10 लेयर वाली चप्पल आज उन्होंने हाथ में लेकर उनको बहुत अच्छा लगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे डांस ग्रुप से जो सालों के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक वक्त था जब इस डांस ग्रुप ने केरल में ब्रेक डांस को लोकप्रिय बनाया था। अब इस ग्रुप की असल जिंदगी की कहानी को फिल्मी पर्दे पर दिखाया जा रहा है। मलयालम फिल्म मून वॉक में इस ग्रुप के डांसर्स के शुरुआती संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के आने के बाद इस डांस ग्रुप के सदस्य बेहद उत्साहित हैं। खास बात यह है कि ये ग्रुप आज भी डांसिंग में पहले जैसा ही एक्टिव है। दोस्ती जो मिसाल बन गई, शौक जिसने पहचान दिलाई, जुनून जिसने कुछ कर गुजरने का हौसला बनाए रखा। तिरुवनंतपुरम के पार्क में थिरकते इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इनके शौक, जुनून और दोस्ती की कहानी अब बड़े पर्दे पर उतर आई है। सिनेमा के पर्दे पर चेहरे अलग हैं, पर कहानी इन्हीं की है। जी हाँ, इसी साल मई में रिलीज हुई मलयालम भाषा की फिल्म मून वॉक इन्हीं दोस्तों की कहानी है। डांसिंग का हुनर जब बड़े पर्दे पर उतरा तो केरल का ये डांस ग्रुप एक बार फिर अचानक सुर्खियों में आ गया। इस डांस ग्रुप ने 80 के दशक में केरल में ब्रेक डांस को लोकप्रिय बनाया था। अब इस ग्रुप की असल जिंदगी की कहानी को मलयालम फिल्म मून वॉक में दिखाया गया है। इस फिल्म के आने के बाद एक बार फिर ये ग्रुप चर्चा में आ गया। मून वॉक फिल्म तिरुवनंतपुरम के फुटलूजर्स नाम के ब्रेक डांसर ग्रुप से प्रेरित है, जिसे इन्हीं दोस्तों ने मिलकर बनाया था। ए.के. विनोद की फिल्म मून वॉक में इन्हीं डांसर्स के शुरुआती संघर्षों की कहानी दिखाई गई है। डांसिंग ग्रुप बनाने की पहल संतोष कुमार ने की। 1986 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक डांस ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया फुटलूजर्स। कमाल की बात ये रही कि बहुत कम समय में ये ग्रुप मशहूर हो गया और फिर लोग उन्हें प्यार से बाबू मास्टर बुलाने लगे।
संतोष के भाई सजीश ने डांसिंग के सपने को साकार करने में हमेशा उनका साथ दिया। शुरुआती लोकप्रियता के बाद में इस ग्रुप को फिल्मों में कोरियोग्राफी का काम मिलने लगा। फुटलूजर्स ग्रुप ने करीब 65 फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। तमिल और तेलुगु फिल्मों में कुछ डांस मूव्स वाले गाने हुआ करते थे। बाद में इन्हीं ने मेरा ध्यान खींचा। समय के साथ फिल्मों में हमारे डांस सीक्वेंस और बेहतर होते गए। मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, इसलिए मैं जल्दी सीख गया। संतोष कुमार आज भी डांसिंग में एक्टिव हैं और डांसिंग ने ही इस ग्रुप को आज भी जिंदा रखा है। कई दशक बाद अब जब भी मौका मिलता है तो ये ग्रुप अपने स्टेप्स दोहराना नहीं भूलता। इस ग्रुप के डांस आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब इस ग्रुप के संघर्षों पर फिल्म बनने से ग्रुप के सदस्य बेहद उत्साहित हैं। मून वॉक फिल्म फिलहाल जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म आने के बाद इनके बचपन के दोस्त अब पुराने दिनों को याद करते हुए इनसे फिर से संपर्क कर रहे हैं। बरसों बाद एक बार फिर इस ग्रुप को पहले जैसी सराहना भी मिल रही है और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इस ग्रुप ने अपना जुनून कभी नहीं छोड़ा। तिरुवनंतपुरम से शिबी मोल, गुड न्यूज टुडे। भारत ने डिजिटल जगत में हासिल किया बड़ा मुकाम। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला ने अपने यूजर्स को एक तोहफा दिया। दरअसल उसके नए स्मार्टफोन मोटो G96 5G की भारत में बिक्री शुरू हो गई। ये स्मार्टफोन 3 रंगों में मिलेगा। इसकी बिक्री अगले हफ्ते 16 जुलाई से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। भारत ने डिजिटल जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। दरअसल अब भारत एवरेज इंटरनेट स्पीड में 26वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले दुनिया में भारत सितंबर 2022 में 119वें नंबर पर था। माना जा रहा है कि 5G तकनीक की वजह से भारत की रैंक में काफी सुधार हुआ है। अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत की एवरेज डाउनलोड स्पीड 136.53 Mbps रही है। वैसे 546.14 Mbps स्पीड के साथ UAE पहले, तो वहीं अमेरिका 176.75 Mbps के साथ 13वें नंबर पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन AI की चैट GPT की सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो गयी। इससे पहले बुधवार सुबह इसकी सेवाएं दुनिया भर में डाउन हो गई थीं। कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की, फिर ओपन AI ने इस दिक्कत को सुलझा लिया। उसेन बोल्ट आएंगे भारत। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जापान ओपन में अच्छी शुरुआत की। लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स के पहले मैच में जीत हासिल की और दूसरे दौर में जगह बना ली। वहीं सात्विक और चिराग डबल्स में जीत के साथ अगले राउंड में पहुंच गए। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार अपने नाम कर लिया। इस अवार्ड के विजेता का फैसला दुनिया भर के हॉकी खेल प्रेमियों ने मतदान के आधार पर किया। दीपिका ने भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग 2024-25 के सत्र में नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने शानदार गोल के लिए काफी चर्चा बटोरी थी। इसी गोल के लिए उन्हें ये बड़ा सम्मान मिला। अमेरिका के लॉस वेगास में कुछ ही घंटों में फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट का आगाज होगा। इसमें R प्रज्ञानानंदा समेत दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी नजर आएंगे। प्रज्ञानानंदा को मैग्नस कार्लसन के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है, जबकि अर्जुन एरिगेसी और विदित गुजराती दूसरे पूल में साथ में हैं। ICC की गुरुवार से सिंगापुर में सालाना जनरल मीटिंग होगी, जो कि 4 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में ICC चेयरमैन जय शाह और नए CEO संजोग गुप्ता भी शामिल होंगे। वैसे कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान टेस्ट में नया सिस्टम लागू करने पर भी चर्चा हो सकती है। ICC टेस्ट टीमों को 2 डिवीजन में बांटने की तैयारी कर रहा है। एक डिवीजन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें होंगी। दिग्गज एथलीट उसेन बोल्ट इस साल सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे। वो 26 सितंबर से 3 दिनों तक भारत में रहेंगे। इस दौरान उसेन बोल्ट दिल्ली और मुंबई समेत दूसरी जगहों पर जाएंगे। साथ ही स्कूली बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। बोल्ट ने कहा कि वो भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।